स्वागत। सोचिए, प्रकृति अपने आप में एक बहुत बड़ी केमिकल लैब है ना? जहाँ ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं जो हमें ठीक कर सकते हैं, हम्म, नुकसान पहुंचा सकते हैं या हमारी चेतना को भी बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम ऐसे ही कुछ शक्तिशाली यौगिकों, एल्कलॉइड्स के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। हमें कुछ दिलचस्प स्रोत मिले हैं इनके बारे में। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एल्कलॉइड नाम ये करीब 200 साल पहले दिया गया था। एक जर्मन केमिस्ट थे, कार्ल मेजनर। अच्छा। उन्होंने दिया था, जिसका मतलब होता है एल्कली जैसा, या कह लीजिए क्षार जैसा। ओके, क्षार जैसा। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इन कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन परमाणु होता है, और नाइट्रोजन की प्रकृति आप जानते हैं थोड़ी क्षारीय होती है। और ये हमें मिलते कहाँ हैं? ज्यादातर पौधों में, कुछ फंगस में, और हाँ, कुछ हद तक जानवरों में भी। जानवरों में भी? वाह। तो आज इन स्रोतों के जरिए हमारा मिशन क्या है, मतलब हम एल्कलॉइड्स के बारे में क्या खास जानना चाहते हैं? देखिए, ये जो स्रोत हैं हमारे पास, ये हमें एल्कलॉइड्स की पूरी दुनिया की एक झलक देते हैं। तो हम समझेंगे कि ये असल में है क्या, इन्हें अलग अलग कैसे बांटा जाता है, इनकी आम पहचान क्या है, और सबसे जरूरी, कुछ जाने माने एल्कलॉइड्स कौन से पौधों से मिलते हैं और हमारे लिए उनके क्या मायने हैं, क्या उपयोग हैं। अच्छा। कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी के समंदर से सबसे काम के मोती निकालकर सामने रखें। बढ़िया। तो फिर शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक बातचीत को। मेरा पहला सवाल तो यही है कि क्या ये सारे एल्कलॉइड एक जैसे ही होते हैं, या इनमें भी किस्में हैं अलग-अलग तरह के? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इन्हें 3 बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, खासकर ये देखते हुए कि ये बनते कैसे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। ओके। तो पहला ग्रुप है ट्रू एल्कलॉइड्स का। ट्रू एल्कलॉइड्स। जी, इनकी खासियत यह है कि इनमें नाइट्रोजन एक रिंग जैसी संरचना का हिस्सा होता है। केमिस्ट उसे हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। ओके, रिंग स्ट्रक्चर। हाँ, और ये बनते हैं अमीनो एसिड से। वही अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, हाँ हाँ, बिल्कुल। उनसे। जैसे मॉर्फिन हो गया या निकोटिन, ये इसके जाने माने उदाहरण हैं। मॉर्फिन और निकोटिन। अच्छा, ये हुए ट्रू एल्कलॉइड्स। और दूसरा ग्रुप? दूसरा ग्रुप है प्रोटो एल्कलॉइड्स का। अब इनमें भी नाइट्रोजन होता है और ये भी अमीनो एसिड से ही बनते हैं। अच्छा, तो फर्क क्या हुआ? फर्क यह है कि यहाँ नाइट्रोजन किसी रिंग का हिस्सा नहीं होता, वो साइड चेन में कहीं जुड़ा होता है। ओके, रिंग में नहीं होता। हाँ, जैसे मैस्कलिन जो कुछ कैक्टस में मिलता है, या एफेड्रिन जो एफेड्रा पौधे से मिलता है, वो इस ग्रुप में आते हैं। एफेड्रिन हाँ। सुना है। और तीसरा ग्रुप आपने 3 बताए थे। हाँ, तीसरा ग्रुप है सूडो एल्कलॉइड्स का। सूडो मतलब नकली या झूठा। नकली एल्कलॉइड्स। हाँ, मतलब ये एल्कलॉइड जैसे तो हैं, क्षारीय भी हैं, नाइट्रोजन भी है, पर ये एमिनो एसिड से नहीं बनते। इनकी बनने की कहानी अलग है। अच्छा, जैसे? इसका सबसे आम, सबसे बढ़िया उदाहरण है कैफीन, हमारी चाय कॉफी वाला कैफीन। अरे वाह, कैफीन स्यूडो एल्कलॉइड है। जी, या फिर कुछ और होते हैं जो स्टेरॉइड जैसे दिखते हैं, वो भी इसी में आते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है कि इनके बनने की कहानी ही अलग-अलग हो सकती है। अच्छा, अब मान लीजिए मेरे पास कोई पत्ती है या किसी बीज का पाउडर है, और मुझे शक है कि इसमें एल्कलॉइड हो सकता है। तो क्या कोई आसान तरीका है पता लगाने का, जैसे लिटमस टेस्ट होता है ना एसिड बेस के लिए, वैसा कुछ? हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ सामान्य केमिकल टेस्ट हैं जो हमें इशारा दे सकते हैं कि एल्कलॉइड मौजूद है या नहीं। ये टेस्ट क्या करते हैं, खास तरह के केमिकल सॉल्यूशंस जिन्हें अभिकर्मक या रिएजेंट्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जब इन अभिकर्मकों को अल्कलॉइड वाले सैंपल में डालते हैं तो या तो रंग बदल जाता है या फिर घोल में कुछ ठोस कण जम जाते हैं। उसे अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। ओह, प्रेसिपिटेट। हाँ, जैसे एक मशहूर अभिकर्मक है मेयर्स अभिकर्मक। इसको डालने पर अक्सर क्रीम जैसा सफेद अवक्षेप बनता है। क्रीम जैसा, ओके। फिर हैं ड्रैगनडॉर्फ या वैगनर अभिकर्मक। ये डालने पर लाल घूरा सा अवक्षेप दिखता है। लाल भूरा। और एक है हेगर अभिकर्मक, वो पीला रंग या पीला अवक्षेप देता है। तो ये कुछ आम टेस्ट हैं जिनसे अंदाजा लग जाता है। वाह, मतलब रंग बदलकर या घोल में कुछ जम जाने से पता लगाना, ये तो केमिस्ट्री का जादू ही है। अच्छा, और अगर इनके आम गुणों की बात करें, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या ये सब ठोस होते हैं, रंगीन होते हैं, या बेरंग? हाँ, देखिए, ज्यादातर अल्कलॉइड्स, अगर हम आमतौर पर बात करें तो कमरे के तापमान पर बेरंग क्रिस्टल जैसे ठोस पदार्थ होते हैं। बेरंग ठोस क्रिस्टल। जी, और एक खास बात,
ये अक्सर ऑप्टिकली सक्रिय होते हैं। ऑप्टिकली सक्रिय, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी एक खास तरह की रोशनी के प्लेन को थोड़ा मोड़ देते हैं, या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ। अच्छा। और मजे की बात यह है कि इनका एक खास वर्जन, जिसे लेवो आइसोमर कहते हैं, जो रोशनी को बाईं तरफ मोड़ता है, वो अक्सर ज्यादा असरदार होता है, बायोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव होता है। लेवो आइसोमर ज्यादा एक्टिव। लेकिन क्या इसमें कोई अपवाद भी हैं, कुछ अलग? हमेशा की तरह होते ही हैं। बिल्कुल। केमिस्ट्री तो अपवादों के बिना अधूरी है। हैं? बिल्कुल है। जैसे पैपावेरिन जो अफीम में मिलता है, वो ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, इनएक्टिव है। अच्छा, पैपावेरिन इनएक्टिव है। हाँ, और सबसे मजेदार अपवाद सुनिए। निकोटीन तंबाकू वाला, कोनीन जो हेमलॉक पौधे का जहर है, और स्पार्टीन ये ठोस नहीं है। ठोस नहीं है तो फिर? ये तेल जैसे तरल होते हैं। और एक और बात, इनमें ऑक्सीजन भी नहीं होता, जो ज्यादातर अल्कलॉइड्स में पाया जाता है। क्या बात है, तरल अल्कलॉइड जिनमें ऑक्सीजन भी नहीं। जी। और कुछ रंगीन भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सब बेरंगी हों। जैसे चुकंदर का जो लाल रंग है, वो बिटाडीन नाम के अल्कलॉइड की वजह से होता है। अच्छा, चुकंदर वाला। हाँ। और एक सैंग्विनारिन है, वो तांबे जैसा लाल होता है। तो रंगीन भी हैं, तरल भी हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हैं। अपवाद तो हैं ही। हाँ, ये अपवादी तो चीजों को याद रखने लायक बनाते हैं। चलिए, अब वर्गीकरण पर आते हैं। आपने बताया कि स्रोत बताते हैं कि इन्हें इनकी केमिकल बनावट, खासकर इनमें मौजूद नाइट्रोजन वाली रिंग के आधार पर ग्रुप्स में बांटा गया है। क्या हम कुछ मुख्य ग्रुप्स और उनके मजेदार उदाहरणों पर जरा नजर डाल सकते हैं? हाँ, जरूर। ये वर्गीकरण बहुत काम का है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक जैसी बनावट वाले अल्कलॉइड्स का असर भी कुछ-कुछ मिलता-जुलता होता है। अच्छा, ये लॉजिकल है। तो पहला ग्रुप लेते हैं, पायरिडीन और पिपिरिडीन अल्कलॉइड्स का। हाँ। इनमें 6 कोनों वाली एक नाइट्रोजन वाली रिंग होती है, सीधी-सादी रिंग्स। ओके, सिंपल 6 मेंबर्ड रिंग। हाँ। और ये हमें मिलते हैं तंबाकू, निकोटीना टोबैकम, सुपारी, एरिका टेचू और लोबेलिया निकोटीना फोलिया जैसे जाने पहचाने पौधों में। अरे वाह, तंबाकू और सुपारी, तो मतलब निकोटिन और वो जो सुपारी में होता है एरिकोलिन, वो इसी ग्रुप में आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। निकोटीन तंबाकू वाला, जो नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेंट है। एरिकोलिन सुपारी वाला, और लोबेलिन लोबेलिया पौधे से मिलता है। लोबेलिन को पारंपरिक रूप से अस्थमा या सांस की तकलीफ में इस्तेमाल करते रहे। एक तरह से रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। अच्छा, लोबेलिन। हाँ। ये तो हुई सीधी साधी रिंग्स की बात। कुछ और कॉम्प्लेक्स मजेदार स्ट्रक्चर्स भी तो होंगे। हाँ, बिल्कुल। अगला ग्रुप ही वैसा है, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स का। सोचिए, ये थोड़े ज्यादा जटिल हैं, जैसे 2 अलग तरह की रिंग्स को फ्यूज करके जोड़कर बनाया गया हो। एक पिपरिडीन रिंग और एक पायरोलिडीन रिंग, बीच में नाइट्रोजन ब्रिज। ओहो, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हाँ, है थोड़ा। और मजे की बात यह है कि ये अक्सर हमें एक खास प्लांट फैमिली, नाइटशेड या सोलेनेसी परिवार के पौधों में मिलते हैं। सोलानेसी, इसमें तो आलू टमाटर भी आते हैं। हाँ, वो भी आते हैं। लेकिन एल्कलॉइड्स वाले पौधे अलग हैं, जैसे बेलाडोना, धतूरा, हायोसाइमस। ऐसा लगता है जैसे इस परिवार के पौधों ने इन खास केमिकल्स को बनाने में महारत हासिल कर ली है। अरे हाँ, बेलाडोना। मैंने कहीं पढ़ा था कि पुराने जमाने में इटली में महिलाएं इसे आंखों को खूबसूरत, मतलब डायलेटेड दिखाने के लिए इस्तेमाल करती थी। बिल्कुल। बेलाडोना का इटालियन में मतलब ही सुंदर महिला है। अच्छा। इसमें होता है हायोसाइमिन और उसका एक रूप है एट्रोपिन। ये एक एंटीकोलिनर्जिक है। आसान भाषा में कहूं तो ये शरीर के कुछ नर्व सिग्नल्स जो एसिटाइलकोलिन नाम के केमिकल से चलते हैं, उनको ब्लॉक करता है। ओके, नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक करता है। हाँ, इसी वजह से पुतलियां फैल जाती हैं या मुंह सूख जाता है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है। यही एट्रोपिन दवा के रूप में भी बहुत काम आता है। जैसे कुछ तरह की पॉइजनिंग, मान लीजिए ऑर्गेनोफॉस्फेट या अफीम की पॉइजनिंग हो गई, तो एंटीडोट के तौर पर देते हैं, या ऑपरेशन से पहले लार कम करने के लिए भी देते हैं। इतना उपयोगी है एट्रोपिन। जी। और इसी ग्रुप में एक और है हायोसिन, जिसे स्कोपोलामीन भी कहते हैं। ये मोशन सिकनेस की दवा में होता है ना, जो सफर में उल्टी रोकने के लिए लेते हैं। हाँ हाँ, वो पैच भी आता है कान के पीछे लगाने वाला। हाँ, वही। उसमें स्कोपोलामीन होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डिप्रेसेंट असर डालता है। और हाँ, एक और बड़ा नाम इसी ग्रुप का है कोकेन। कोकेन, वो भी ट्रोपैन अल्ट्रामेरिक। हाँ जी। कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका पौधे की पत्तियों से मिलने वाला एक ट्रोपैन अल्कलॉइड ही है। और आपको पता है, ये कभी सर्जरी में लोकल एनेस्थीसिया की तरह काफी इस्तेमाल होता था। लोकल एनेस्थीसिया की तरह कोकेन,
ये बात तो अक्सर उसके दूसरे मतलब नशे वाले प्रभावों के नीचे दब जाती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका लोकल एनेस्थेटिक एक्शन बहुत महत्वपूर्ण था। आजकल इसके सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे लिडोकेन वगैरह। अच्छा, इंट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए एक खास टेस्ट भी है, विटाली मोरिन टेस्ट। विटाली मोरिन टेस्ट, बैंगनी रंग। ओके, अगला ग्रुप कौन सा है जिसके बारे में स्रोत बताते हैं? अगला महत्वपूर्ण ग्रुप है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स का। इनकी बनावट में 2 रिंग्स जुड़ी होती हैं, एक बेंजीन रिंग और एक पायरिडीन रिंग। क्विनोलिन। हाँ, और इसका सबसे मशहूर ऐतिहासिक स्रोत है सिनकोना पेड़ की छाल। खासकर दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलीविया के जो मूल निवासी थे, वो इसका इस्तेमाल बुखार उतारने के लिए सदियों से करते आ रहे थे। सिनकोना, अरे हाँ, ये तो मलेरिया की दवा वाला पेड़ है ना? एकदम सही। सिनकोना की छाल से ही क्विनीन निकाला गया। ये मलेरिया के खिलाफ पहली असरदार दवा बनी और इसने लाखों जानें बचाईं। क्विनिन, बिल्कुल। इसी छाल से क्विनिडीन भी मिलता है, वो भी अल्कलॉइड है, और वो दिल की धड़कन की अनियमितता मतलब कार्डियक एरिथमिया को ठीक करने में काम होता है। एक ही पेड़ से मलेरिया और दिल दोनों की दवा। जी हाँ, और इसी क्विनिलिन ग्रुप में एक और पौधा है, कैम्प्टोथेका। कैम्प्टोथेका अक्यूमिनाटा। इससे मिलता है कैम्प्टोथेसिन, और इसके जो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं वो आजकल कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी में इस्तेमाल हो रहे हैं। कैंसर के इलाज में मलेरिया से लेके कैंसर तक एक केमिकल स्ट्रक्चर के कितने अलग-अलग कमाल है। अच्छा, सिनकोना के लिए भी कोई टेस्ट है, जैसे विटालीमोरिन था ट्रोपिन के लिए? हाँ, सिनकोना के क्विनोलिन एल्कलॉइड्स के लिए थैलियोकिन टेस्ट है। इसमें पन्ना जैसा हरा रंग आता है। थैलियोक्विन टेस्ट, हरा रंग, ठीक ठीक है। अच्छा, क्विनोलिन से मिलता जुलता एक नाम और था स्रोत में, आइसोक्विनोलिन। क्या ये दोनों भाई भाई जैसे हैं? हाँ, आप कह सकते हैं केमिकल कजन है। आइसोक्विनोलिन की बनावट क्विनोलिन जैसी है, वही 2 रिंग्स जुड़ी हुई हैं, बस नाइट्रोजन एटम की पोजीशन थोड़ी सी अलग है। अच्छा, बस पोजीशन का फर्क है। हाँ, लेकिन इस छोटे से फर्क से इनके स्रोत और असर में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। इस ग्रुप का अगर शहंशाह कहें तो वो है अफीम का पौधा, पेपावर सोम्निफरम। अफीम मतलब मॉर्फिन और कोडीन वाला? हाँ बिल्कुल। अफीम का जो कच्चा दूध या लेटेक्स होता है, उसे सुखाकर जो अफीम बनती है उसमें मॉर्फिन, कोडीन, पेपावेरिन, नॉस्कैपिन, थेबेन जैसे कई आइसोक्विनोलिन एल्कोलाइड्स होते हैं। इतने सारे? जी, मॉर्फिन तो आप जानती ही हैं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली दर्द निवारक दवाओं में से एक है। हालांकि इसकी लत लगने का खतरा भी बहुत बड़ा है। हाँ, वो तो है। और कोडीन? कोडीन खांसी की दवा में काफी इस्तेमाल होता है, कफ सप्रेसेंट के तौर पर। और पेपावेरिन वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जैसे पेट के दर्द वगैरह में काम आ सकता है। अच्छा, अफीम के अलावा और कौन से पौधे हैं इस ग्रुप में? इसी आइसोक्विनोलिन ग्रुप में एक और पौधा है इपेकैक, सेफाइलिस इपेकैकवाना। इससे मिलता है इमिटिन। इमिटिन? हाँ, ये उल्टी लाड़न में बहुत असरदार है, इसलिए पहले कभी पॉइजनिंग के केस में पेट साफ करने के लिए इस्तेमाल होता था, और ये अमीबिक पेचिश के इलाज में भी काम आता है। हालांकि अब कम इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स हैं। उल्टी लाने वाला और पेचिश की दवा? और एक और दिलचस्प उदाहरण है कुरारे। कुरारे, ये वो जहर नहीं है जो साउथ अमेरिका के आदिवासी तीरों पर लगाते थे? हाँ वही। वो अलग अलग पौधों से बनता है, जिनमें से एक है चॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेंटोजम। इसमें होता है डी ट्यूबोकुरारीन। ये मांसपेशियों को पैरालाइज कर देता है, रिलैक्स कर देता है। ओह, इसी गुण की वजह से इसे और इसके सिंथेटिक रूपों को सर्जरी में मसल रिलैक्सेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ऑपरेशन आसानी से हो सके। शिकारी जहर से सर्जरी की दवा तक, कमाल है। अच्छा, अफीम के लिए भी कोई टेस्ट है? हाँ, अफीम के अल्कलॉइड्स खासकर मॉर्फिन के लिए मार्क्वेस टेस्ट बहुत कॉमन है। इसमें फॉर्मल्डिहाइड और सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो मॉर्फिन गहरा बैंगनी रंग देता है। मार्क्वेस टेस्ट, बैंगनी रंग। और एक मेकॉनिक एसिड टेस्ट भी है। अफीम में मेकॉनिक एसिड भी होता है अल्कलॉइड्स के साथ, तो ये टेस्ट पॉजिटिव आता है और गहरा लाल बैंगनी रंग देता है, जिससे पता चलता है कि सैंपल में अफीम हो सकती है। मेकॉनिक एसिड टेस्ट, अच्छा। अफीम का पौधा तो वाकई अल्कलॉइड्स का खजाना है। दर्द निवारक, खांसी की दवा, मांसपेशियों को शांत करने वाला, सब एक ही ग्रुप से। अब बात करते हैं इंडोल अल्कलॉइड्स की। ये नाम भी बहुत सुना सुना सा लगता है। हाँ, इंडोल अल्कलॉइड्स का ग्रुप बहुत बड़ा है और बहुत विविध भी। मतलब इसमें बहुत तरह के स्ट्रक्चर और एक्शन वाले कंपाउंड्स आते हैं। इनकी मूल बनावट में भी 2 रिंग्स जुड़ी होती हैं, एक बेंजीन रिंग और एक 5 कोनों वाली नाइट्रोजन युक्त रिंग जिसे पायरॉल कहते हैं। दोनों मिलकर इंडोल रिंग बनाते हैं। ओके, इंडोल रिंग। और इसके स्रोत भी उतने ही विविध होंगे फिर। बिल्कुल, इसके स्रोत भी बहुत अलग अलग हैं। जैसे? बिल्कुल,
इसके स्रोत भी बहुत अलग अलग हैं, जैसे एर्गोट, ये कोई पौधा नहीं बल्कि एक फंगस है, क्लैविसेप्स पर्पुरिया, जो राई जैसे अनाज पर उगती है। फंगस से एल्कलॉइड? ये तो दूसरी बार सुन रही हूँ। हाँ, और बहुत महत्वपूर्ण एल्कलॉइड्स मिलते हैं इससे। फिर है नक्स वोमिका का पेड़, जिसके बीजों से स्ट्राइकनिन जहर निकलता है। स्ट्राइकनिन, हाँ ये तो बहुत खतरनाक है। जी। फिर है सर्पगंधा, जिसे इंडियन स्नेक रूट भी कहते हैं। भारत में पारंपरिक रूप से इसका बहुत इस्तेमाल होता आया है। सर्पगंधा, हाँ दादी नानी के नुस्खों में सुना है। हाँ, और विंका या सदाबहार कैथरंथस रोजियस का पौधा, जो हमारे बगीचों में आम है, लेकिन अब कैंसर की दवाओं का बहुत बड़ा स्रोत है। सदाबहार से कैंसर की दवा, ये अविश्वसनीय है। जी। और एक है फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम, जिसे कैलाबार बीन भी कहते हैं। ये पश्चिम अफ्रीका में मिलता है। इतने सारे स्रोत, मतलब इनके एल्कलॉइड्स भी बहुत अलग अलग काम करते होंगे। अगट वाला फंगस, उससे क्या मिलता है? हाँ, एर्गट बहुत दिलचस्प है। इससे कई एल्कलॉइड्स मिलते हैं, जैसे एर्गोटामाइन। ये माइग्रेन के अटैक को रोकने या कम करने की दवा में काम आता है। माइग्रेन की दवा में? हाँ, और एक है एर्गोनोविन या एर्गोमेट्रिन भी कहते हैं। ये यूटरस को सिकोड़ता है, इसलिए बच्चे के जन्म के बाद अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो उसे रोकने में मदद करता है। इसे ऑक्सीटोसिन जैसा असर होता है। अच्छा, ब्लीडिंग रोकने में। लेकिन इसी एर्गिट से लाइसर्जिक एसिड भी निकलता है, और उसी से बनता है LSD या लाइसर्जिक एसिड डायथैलेमाइड, जो एक बहुत शक्तिशाली साइकेडेलिक, मतलब मतिभ्रम पैदा करने वाला ड्रग है। क्या मतलब एक ही फंगस से माइग्रेन की दवा भी और LSD जैसा ड्रग भी? हाँ, एक ही स्रोत, कितने अलग अलग और शक्तिशाली असर। इसीलिए एर्गट का इतिहास बहुत रोचक और विवादास्पद रहा है। इसके लिए एक खास टेस्ट है, वैन अर्क टेस्ट, जिसमें नीला रंग आता है। वैन अर्क टेस्ट, नीला रंग, एर्गट के लिए। और सर्पगंधा, उसे तो भारत में शायद नींद लाने या ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल सही। सर्पगंधा की जड़ों से रिजर्वपिन नाम का एल्कलॉइड निकाला गया। ये पहली असरदार दवाओं में से था जिसने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया। इसका सेडेटिव यानी शांत करने वाला असर भी होता है, इसलिए कुछ मानसिक रोगों में भी इस्तेमाल हुआ। हालांकि अब इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से कम इस्तेमाल होता है। रिसरपिन, ब्लड प्रेशर के लिए। ओके, और वो नक्स वोमिका वाला जहर? हाँ, नक्स वोमिका के बीजों से मिलता है स्ट्रिक्नीन और ब्रूसीन। स्ट्रिक्नीन बहुत शक्तिशाली CNS स्टिमुलेंट है, मतलब नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देता है। थोड़ी सी ज्यादा मात्रा भी जानलेवा हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं। ये जहर की तरह ज्यादा जाना जाता है। बाप रे। और वो सदाबहार वाला पौधा जिससे कैंसर की दवा मिलती है। हाँ, विंका या सदाबहार, कैथरंथस रोजियस। इससे दो बहुत महत्वपूर्ण अल्कलॉइड्स मिले, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टीन। विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टीन? जी, ये दोनों कैंसर के इलाज में, खासकर कुछ तरह के ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर और हॉजकिन रोग, लिम्फ नोड्स का कैंसर के इलाज में क्रांति ले आए। ये कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं। ये जानना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आसपास उगने वाले पौधे में इतना बड़ा राज। और वो आखिरी वाला, फाइसोस्टिग्मा? फाइसोस्टिग्मा या कैलाबार बीन, इससे मिलता है फाइसोस्टिग्मीन, जिसे एसरीन भी कहते हैं। ये एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज नाम के एंजाइम को रोकता है, जिससे नर्व सिग्नल्स बढ़ जाते हैं। इसका इस्तेमाल ग्लूकोमा, आंख की एक बीमारी जिसमें आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, के इलाज में होता है, और कुछ तरह की पॉइजनिंग के एंटीडोट के रूप में भी। ग्लूकोमा के इलाज में इंडोल ग्रुप तो वाकई बहुत पावरफुल है। कैंसर रोधी, ब्लड प्रेशर की दवा, माइग्रेन की दवा, जहर, साइकेडेलिक, सब कुछ है इसमें। अच्छा, एक और ग्रुप का जिक्र था स्रोतों में, स्टेरॉइडल एल्कलॉइड्स। इनके नाम से लगता है जैसे इनका संबंध स्टेरॉइड हार्मोन से होगा। हाँ, कुछ हद तक सही है। इनकी जो मूल कार्बन की बनावट होती है वो स्टेरॉइड जैसी ही होती है, साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनांथ्रिन न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, लेकिन इनमें नाइट्रोजन भी जुड़ा होता है, इसीलिए ये अल्कलॉइड कहलाते हैं। ओके, स्टेरॉइड जैसा स्ट्रक्चर प्लस नाइट्रोजन। हाँ, इसका एक बहुत जाना माना भारतीय उदाहरण है अश्वगंधा। विथीनिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा, ये तो आजकल बहुत लोकप्रिय है सप्लीमेंट्स में। बिल्कुल, पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में अश्वगंधा का इस्तेमाल हजारों सालों से होता आया है। तनाव कम करने के लिए एडेप्टोजन, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर, ताकत के लिए, नींद के लिए। इसमें विथानीन और सोमनिफेरिन जैसे कई स्टीरॉयडल एल्कलॉइड्स और विथानोलाइड्स पाए जाते हैं,
जो इसके गुणों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो अश्वगंधा की ताकत का राज इन स्टीरॉयडल एल्कलॉइड्स में छिपा हो सकता है? हाँ, काफी हद तक। एक और पौधा है कुर्ची, होलारेना एंटीडिजेंटेरिका। इसकी छाल पारंपरिक रूप से अमीबिक पेचिश और दस्त के इलाज में इस्तेमाल होती है। इसमें कोनेसीन नाम का स्टेरॉयडल अल्कोलाइड होता है, जिसमें एंटी अमीबिक और एंटी प्रोटोजोल एक्टिविटी होती है। कुर्ची पेचिश के लिए। क्या कोई और महत्वपूर्ण ग्रुप हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है, शायद संक्षेप में? हाँ, कुछ और हैं जिनके जल्दी से जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि उनके भी जाने पहचाने उदाहरण हैं। एक है अल्कोलॉइडल अमाइन या अमीनो अल्कोलॉइड्स। ये वही प्रोटो अल्कोलॉइड्स हैं जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था, जिनमें नाइट्रोजन रिंग में नहीं होता। हाँ, एफेड्रिन वाला ग्रुप। बिल्कुल। एफेड्रा पौधे से मिलने वाला एफेड्रीन, जो अस्थमा, हे फीवर और सर्दी जुकाम की दवाओं में डीकंजेस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इसी ग्रुप में है कोल्चिकम पौधे से मिलने वाला कोल्चिसिन। कोल्चिसिन। हाँ, ये गाउट के दर्द के अटैक में बहुत असरदार दवा है। और इसका एक और बहुत दिलचस्प इस्तेमाल है, ये सेल डिवीजन को रोकता है। इसलिए इसे पौधों में पॉलीप्लॉइडी, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाना, इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुछ एंटी ट्यूमर रिसर्च में भी इसका अध्ययन हो रहा है। गाउट की दवा और पौधों पर असर, गजब। और फिर आते हैं प्यूरीन एल्कलॉइड्स। प्यूरीन एक तरह का नाइट्रोजन बेस है जो हमारे डीएनए में भी होता है। अच्छा, तो इसमें कौन से एल्कलॉइड्स आते हैं? इसमें आते हैं हमारे रोजमर्रा के साथी कैफीन और थियोब्रोमिन। कैफीन, चाय कॉफी वाला। हाँ, चाय, कॉफी, कोला, नट्स, कोको, इन सब में कैफीन और या थियोब्रोमीन होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेंट हैं, हमें जगाए रखते हैं, अलर्टनेस बढ़ाते हैं और हल्के मूत्रवर्धक भी हैं। थियोब्रोमीन चॉकलेट में ज्यादा होता है। तो हमारी सुबह की कॉफी या चाय भी एल्कलॉइड्स का ही कमाल है। जी हाँ। फिर एक और ग्रुप है क्विनोजोलिन। इसका एक भारतीय उदाहरण है वसाका या अडूसा। अडूसा, ये तो खांसी की दवा में इस्तेमाल होता है ना? बिल्कुल। इसकी पत्तियों से वैसेसिन नाम का एल्कोलॉइड मिलता है। ये एक अच्छा कफ निकालने वाला एक्सपेक्टोरेंट है और सांस की नली को खोलने वाला ब्रोंकोडायलेटर भी है। इसीलिए खांसी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में इसका खूब इस्तेमाल होता है। वैसेसिन, वसाका से। और कोई? एक आखिरी ग्रुप का जिक्र कर लेते हैं, टर्पेनॉइडल एल्कलॉइड्स। इनमें टर्पीन स्ट्रक्चर के साथ नाइट्रोजन जुड़ा होता है। इसका एक उदाहरण है एकोनाइट पौधे से मिलने वाला एकोनिटिन। एकोनाइट, ये नाम कुछ खतरनाक सा लग रहा है। हाँ, ये पौधा और इसका एल्कोलॉइड एकोनिटिन बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। ये दिल पर बहुत बुरा असर डालते हैं, कार्डियक डिप्रेसेंट हैं। हालांकि पुराने जमाने में और होम्योपैथी में इसे गठिया और गाउट के दर्द में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन जरा सी भी मात्रा ज्यादा होने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है। ओह, तो ये बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने वाली चीज है, या शायद नहीं करने वाली। बिल्कुल। अविश्वसनीय। ये तो अल्कलॉइड्स की एक पूरी विशाल और विविध दुनिया है। हर पौधे, हर फंगस में जैसे कोई केमिकल राज छिपा है। तंबाकू, कॉफी से लेकर अफीम, सिनकोना, सर्पगंधा, सदाबहार तक। और उनके असर भी कितने अलग अलग। कोई दर्द मिटा रहा है, कोई कैंसर से लड़ रहा है, कोई दिमाग को तेज कर रहा है, कोई दिल की धड़कन संभाल रहा है, तो कोई खतरनाक जहर भी है। बिल्कुल। आज हमने इन स्रोतों के जरिए यही देखने की कोशिश की कि अल्कलॉइड्स असल में कितने अलग अलग तरह के केमिकल कंपाउंड्स का समूह है और इनकी बनावट, खासकर वो नाइट्रोजन वाली रिंग कैसी है, उसके आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। हाँ, पायरिडीन, ट्रोपेन, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, इंडोल, कितने सारे ग्रुप्स देखे हमने। और हमने उनके सामान्य गुणों पर भी बात की, जैसे ज्यादातर ठोस और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ दिलचस्प अपवाद भी हैं। हाँ, वो तरल वाले अल्कलॉइड जैसे निकोटीन या रंगीन वाले जैसे बेटाडियो, ये अपवाद ही केमिस्ट्री को मजेदार बनाते हैं। और हमने कुछ सबसे मशहूर एल्कलॉइड युक्त पौधों और उनसे मिलने वाली दवाओं का पता लगाया। कैसे सिनकोना की छाल ने मलेरिया से लड़ाई में मदद की, कैसे अफीम के पौधे ने दर्द निवारण में क्रांति ला दी, कैसे सदाबहार के फूल कैंसर के इलाज में उम्मीद बनकर सामने आए, और कैसे हमारी रोज की चाय कॉफी भी हमें जगाए रखने के लिए एल्कलॉइड्स पर ही निर्भर है। उत्तेजक, अवसादक, दर्द निवारक, कैंसर रोधी, मलेरिया रोधी, ये लिस्ट तो वाकई बहुत लंबी है। ये सच में दिखाता है कि प्रकृति की जो अपनी केमिकल लैब है वो कितनी जटिल और शक्तिशाली है, और कैसे इंसानों ने हजारों सालों से इन पौधों के गुणों को पहचाना है और उनका इस्तेमाल किया है, कभी दवा के रूप में, कभी जहर के रूप में, कभी नशे के लिए।
और कभी-कभी दुरुपयोग भी किया है। हाँ, ये भी है। और वो जो पहचान परीक्षण हमने डिस्कस किए, जैसे मेयर टेस्ट, ड्रैगनडॉफ टेस्ट, मार्कुस टेस्ट, वो भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमें किसी सैंपल में इन खास एल्कलॉइड्स की मौजूदगी को पक्का करने में मदद करते हैं, फोरेंसिक साइंस में, क्वालिटी कंट्रोल में। सही कहा। तो इन स्रोतों पर हमारी इस गहन चर्चा के आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक आखिरी विचार क्या छोड़ेंगे आप? कुछ ऐसा जिसपे वो खुद सोच विचार कर सकें। एक विचार ये हो सकता है जिस पर मंथन किया जा सकता है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब हमारे पास आज जैसी लैब, माइक्रोस्कोप या केमिकल एनालिसिस की तकनीकें नहीं थी, तब हमारे पूर्वजों ने कैसे इन शक्तिशाली एल्कलॉइड युक्त पौधों के असर को पहचाना होगा। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। कैसे उन्होंने पता लगाया होगा कि कौन सा पौधा दवा है, कौन सा जहर है, कौन सा खाने लायक है और कौन सा शायद किसी रस्म या अनुष्ठान में चेतना बदलने के काम आ सकता है। क्या ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर था, संयोग था, या फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे बहुत गहरा अवलोकन, प्रकृति के साथ एक जुड़ाव, प्रयोग और अनुभव का नतीजा था? शायद दोनों का मिश्रण। हो सकता है। ये ज्ञान कैसे विकसित हुआ होगा, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गया होगा। ये एल्कलॉइड्स सिर्फ केमिस्ट्री या फार्मेसी का ही विषय नहीं है। ये मानव इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे भोजन, हमारी दवाओं और शायद प्रकृति के साथ हमारे गहरे और जटिल रिश्ते की कहानी भी कहते हैं। इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।